अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। अजीज अपने हॉस्टल के रूम में बंद अफसुर्दा था। अफसुर्दगी की वजह उसका एफए का नतीजा था जो आज आउट होना था। अपनी कारकर्दगी पर वो किसी तरह भी मुतमईन नहीं था। उसके सारे क्लास फेलोज और दोस्त नोटिस बोर्ड के गिर्द जमा थे ताकि अपनी मेहनत का समर देख लें, जबकि उसे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ उन्हें जिन्होंने कुछ लिखा। अब खाली पेपर देखकर सफाई के नंबर थोड़ी ही दिए जा सकते थे। घर से यहाँ आने का मकसद महज तहसील इल्म था, मगर बुरी मजलिसों, आवारा दोस्तों की कुर्बत ने उसे उसके मकसद से बहुत दूर कर दिया था, जिसका खमियाजा भुगतने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। वो जानता था कि वो जरूर फेल होगा, इसीलिए उसने किसी से पूछने की जहमत की और ना ही तगोदो। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि दोस्तों के सामने शर्मिंदगी से बच सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम जैसे होश में आ गया। उसे ये जानने में जरा देर न लगी कि ये सब कॉलेज यूनियन है जो सब मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। उसने खुद को दरवाजे के पास जाने से रोका, मगर एक आवाज ने उसके रुके कदमों में हरकत डाल दी और उसने आगे बढ़कर झट से दरवाजा खोल दिया। ये आवाज उसके प्रिंसिपल तलहा साहब की थी, जो कि शफीक बाप की हैसियत रखते थे। सामने सारे प्रोफेसर, तालिब इल्म और प्रिंसिपल हाथों में फूलों के हार लिए खड़े थे, जिन्हें देखकर वो झींप सा गया। सब ने मुबारका मुबारका कहते हुए वो हार उसके गले में डाल दिए। अरे बरखुरदार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये आवाज प्रोफेसर रेहान की थी, जिनके जिम्मे रियाजी का लेक्चर था। क्या हुआ सर, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप हैरत ज़दा हैं? अजीज बेखौफी से बोला। अरे जनाब, आप तो छुपे रुस्तम निकले, सबको मात देती। वो अपनी बेबसी पर अब रो पड़ा। क्या कोई किसी का इतना मजाक भी उड़ाता है? तमाम असातिज़ा उसकी कैफियत पर हैरान रह गए। हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं और जनाब रो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बोले। जनाब, ये आंसू भी खुशी के ही हैं। उसके क्लास फेलोज ने आगे बात बढ़ाई। प्लीज बस करें, मुझे और शर्मिंदा मत करें। अरे बेटा, तुमने तो कॉलेज में टॉप किया है, ये तो खुशी की बात है। क्या? अजीज को तो जैसे अपने कानों पर शक हुआ। ये क्या मजाक है? जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और आप हैं कि कॉलेज में टॉप करने की बात कर रहे हैं। हम पर यकीन नहीं तो ये रिजल्ट कार्ड देख लो। ये कहते हुए प्रिंसिपल तलहा ने उसका नतीजा सामने कर दिया। हकीकत वाकई उसके मुताबिक थी। उसने सच में इम्तियाजी नंबर हासिल किए थे, मगर ये सब कैसे हो गया? दिमाग ये सोचकर मफलूज हो गया, मगर मंजिल तक ना पहुंच सका। बेटा, तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है, हमें तुम पर नाज है, लेकिन इस खुशी में तुम्हें एक पार्टी देना होगी। सब ने बैक वक्त मुतालबा करके तस्दीक चाही और उसने ना चाहते हुए भी सर हाँ में हिला दिया। शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। वो सब चले गए तो वो एक बार फिर हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि उसने कुछ लिखा ही नहीं और टॉप कर गया? लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। उसने तमाम ख्यालात को जहन से झटका और शाम की दावत के बारे में प्लान बनाने लगा कि वो पहले कमरे को सेट करे या जरूरत की दूसरी अशिया बाजार से खरीद लाए। कमरा सजाने में ना जाने कितना वक्त लगता, इसलिए उसने तय किया कि वो पहले बाजार जाकर खरीदारी करेगा और बाकी जो वक्त मुयस्सर होगा कमरा तरतीब देने में लगा देगा। उसने कमरा लॉक किया और बाजार की तरफ चल दिया। जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, मगर फिर भी घंटा सर्फ हो गया। शाम के 6 बजने वाले थे। वो तेजी से हॉस्टल अपने कमरे में पहुंचा, कमरा खोला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ एकदम चकरा गया। पूरा कमरा दुल्हन के कमरे की तरह सजा हुआ था। फूलों से उठने वाली भीनी खुशबुओं ने उसके दिमाग को मुअत्तर कर दिया। अगर इस तरह की सजावट वो खुद करता तो उसे कम से कम 3 घंटे दरकार थे, मगर 1 घंटे में ये सब कौन कर गया? हालांकि कमरा बाहर से लॉक था। उसका दिमाग अभी पहली अनहोनी पर टिका हुआ था और अब ये जो हो रहा था उसके लिए बेहतर ही था। उसने सामान को मेजों पर तरतीब दिया और मेहमानों का इंतजार करने लगा। वक्ते मुकर्ररा पर दरवाजे पर बेल हुई। उसने दरवाजा खोला तो सब साथी मौजूद थे। वो भी उस कमरे की सजावट देखकर अशश कर उठे। अरे, शादी के बाद तो भाभी जी की छुट्टी हो गई काम से, सारे काम तो भैया जी ही संभाल लेंगे। एक लड़के ने शरारत की और सबके कहकहे गूंजने लगे। पार्टी पुरतकल्लुफ थी, सबने खूब दाद दी। रात गई तक ये दौर चलता रहा
और फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता खिसक गए। घड़ी ने 11 बजने का अलार्म दिया। वो खुद भी थकन से चूर हो चुका था। उसने बर्तनों को कल पर छोड़ा और बिस्तर पर ढेर हो गया। नींद के मारे उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। लेटे लेटे उसके कानों में एक मुतरन्नम सी आवाज टकराने लगी। उसने झट से आंखें खोल दी। आवाज किसी दोशीज़ा की थी। इससे पहले कि उसे वो अपना वहम समझकर ख्याल को झटकता, दोबारा बाजकर सुनाई दी। पुकारने वाला उसका नाम लेकर बुला रहा था। आवाज का ठीक से तयन न हो पा रहा था। फिर उसे अपनी छत पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। मुख्तलिफ वसवसों और बेमकसद ख्यालों को दिल में दबाए उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर आ गया। हवा में मोल्लक तख्त पर बराजमान एक हसीना दिलरुबा को देखकर उछल पड़ा, जैसे बिजली का जबरदस्त झटका लगा हो। सब्ज फ्रॉक, कीमती जेवरों से आरास्ता वो महजबी परी का रूप थी। वो बुत बना उसके शहर में खो गया। उसकी नीली आंखों में न जाने क्या कशिश थी कि वो अपनी नजरें न हटा पाया। कौन हो आप? तुम मुझे नहीं जानते हो शायद, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हादसाती तौर पर, इसलिए तुम्हें शायद हमारी मुलाकात याद नहीं आ रही। महजबी अपनी मुतरन्नम आवाज में गोया हुई तो यूं लगा जैसे किसी ने सांस छेड़ दिए हों। उसकी आवाज समात में रस खोल रही थी। अजीज अपनी यादाश्त पर जोर डालने लगा। जहां तक उसे याद था, उसका उम्र भर इस जैसी परी पैकर से कोई टकराव नहीं हुआ था। अगर वो इसके ख्वाबों में भी आई होती तो वो उसे कभी ना भूलता, तो हकीकत में कैसे भूल गया? आज से 2 साल पहले तुमने जंगल में एक सांप को मारकर मेरी जान बख्शी करवाई थी। उसे परेशानी में पड़ा देखकर हसीना ने याद दिलाने की कोशिश की। जंगल और सांप का लफ्ज सुनकर उसे सब कुछ याद आ गया और वो हाल के दरवाजे बंद करता माजी में जा पहुंचा। 2 साल पहले जब वो मैट्रिक का तालिब इल्म था, जंगल, बयाबान, सुनसान जगहें देखने का दिल दादा था। अपने इसी शौक की तकमील के लिए दूर दराज इलाकों का भी वो सफर करने से दरेग ना करता था। उसके वालिद मोहतरम एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने बेटे को रोकने के कई जतन किए, मगर उसकी जिद के आगे हार मानते हुए हथियार डाल दिए। एक बार उसने एक जंगल के बारे में सुना जहां जहरीले और खूबसूरत सांपों की बहुतात के अलावा कुदरत की लाजवाल और अनमोल नेमतों की भी फरावानी है। उसने अपने बाप के सामने इस ख्वाहिश को रखा ताकि तकमील और तामील की इजाजत ले सके, तो वो बोले, अभी तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं, पहले उन पर तवज्जो दो, वक्त आने पर इस मौजू पर भी बात कर लेंगे। उसने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम औकात पढ़ाई को दिए, इसीलिए जब इम्तिहान आए तो उसने बगैर किसी मुश्किल के उन्हें हल किया। फिर जब ख़त्म हुए तो दिल में दबी ख्वाहिश पर अमल पैरा होते हुए वो जंगल की जानिब महवे सफ़र हुआ। उसने सपेरों से सुन रखा था कि सांपों को जब तक छेड़ा ना जाए वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर जब उन्हें ये महसूस होने लगे कि वो खतरे से दो चार हैं तो हमला करने से गुरेज नहीं करते, और कई बार ये हमला इंसानों को मौत की राह दिखा देता है। इसीलिए हद दर्जा एहतियात की जरूरत होती है। उसने अपने बचाव के लिए चमड़े से बने लंबे वाले जूते और दूसरी चीजें अपने हमरा ले ली। 4 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो मतलूबा जंगल की हदूद में था। वाकई जंगल बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंगे खिले फूल, आबशारें, चहचहाते उड़ते परिंदे, फलों से लदे दरख्त, ये सब कुछ उसे बहुत ही महसूस करने लगे। उन्हीं खूबसूरती में खोया वो जंगल में आगे से आगे बढ़ता गया। दरख्त इस कदर घने थे कि रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। कई सांप उसके पैरों के गिर्द लिपटे जिनको वो एहतियात के साथ उतार देता। आखिर वो एक जगह हैरान होकर रह गया। सामने का मंजर ही अजीब था। 2 सांप आपस में झगड़ रहे थे, जिनमें एक सुनहरा और दूसरा स्याह काला। सुनहरा सांप उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसे उनकी लड़ाई की वजह मिल गई। एक खूबसूरत चमकता हीरा जो एक तरफ मिट्टी में दफन था। उन दोनों में जो भी इस हीरे की तरफ बढ़ता, दूसरा उस पर झपट पड़ता। वो सांपों के दरमियान होती लड़ाई पहली दफा देख रहा था। काला सांप सुनहरे पर हावी होने लगा और सुनहरा कई जगह से जख्मी हो गया। जब वो बिल्कुल निढाल होने लगा तो अजीज ने हमदर्दी दिखाते हुए पास पड़ा दरख्त का एक मोटा डंडा उठाया और काले सांप का सर कुचल दिया। सांप कुछ देर तड़पा, फिर ठंडा हो गया। सुनहरे सांप ने आगे बढ़कर वो हीरा निगल लिया और पल भर में गायब हो गया। अब ना कोई वहां काला सांप था, ना सुनहरा, और ना ही वो चमकता हीरा।
अजीज की छठी हिस्स ने आगाह किया कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने फौरन वहां से सर पर दौड़ लगाई और गाड़ी पकड़कर सीधा घर आ गया। उस दिन के बाद वो ये वाकया बिल्कुल भूल गया, लेकिन आज उस लड़की की याद दहानी पर वो फिर से उभर कर सामने आ गया। लेकिन उसने तो एक सांप की मदद की थी, मतलब ये नागिन है। इस ख्याल के आते ही वो कई कदम पीछे हट गया। अप्सरा ने भी शायद उसके ख्यालात को पढ़ लिया था, इसलिए बोली, मैं एक जिन जाती हूँ। हमारा ताल्लुक मुसलमान कबीले जिन्नात से है। तुम इंसानों की तरह हम में भी कौमें होती हैं, मज़ाहिब होते हैं और मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं। मेरा बाप जिन्नात का सरदार है और मैं उसकी अकलौती औलाद हूँ। वो सांप जिसे तुमने मारा था वो भी जिन ही था। उसको तुम्हारी दुनिया की एक लड़की से इश्क हो गया। लड़की मुसलमान थी। जिन ने उसको बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो उसका साथ देने के लिए रजामंद ना हुई। मजबूरन वो उसे उठाकर हमारी दुनिया में ले आया। वो जिन काफिर था, शैतान का पैरोकार था। लड़की इज्जतदार घराने की थी। उसने उसके हाथों हविस का निशाना बनने की बजाय मौत को गले लगा लिया। ये खबर जब हमारे कबीले वालों को हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसकी कई हरकतों से वो पहले ही तंग थे, इसलिए बाहमी मशवरे के साथ उसकी तमाम ताकतें छीन ली और उसे सांप का रूप देकर मुल्क बदर कर दिया। बावजूद उसके कि वो संभलता, उसने इंतकाम लेने की ठानी और एक रात वो हमारा खानदानी हीरा, जो कि बादशाहत की भी अलामत था, लेकर फरार हो गया। जब मुझे इसका इल्म हुआ तो मैंने बगैर किसी से इजाजत लिए सांप बनकर उसका पीछा किया और आखिर उस जंगल में उसे जा लिया। फिर हमारी उस हीरे की बाजियाबी पर जंग हो गई और तुमने हमें बचा लिया। औरत चूंकि फितरतन मर्द से कमजोर होती है, इसलिए वो मुझ पर हावी हो गया। तुमने बरवक्त उसे मारकर मेरी जान बचाई। मैं इंसानों से तो पहले ही मुतासिर थी, लेकिन तुमने हमारी मदद करके मेरा दिल जीत लिया और इस दिल के मालिक बन बैठे। उसी दिन के बाद मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहने लगी और मुश्किल हालात देखकर तुम्हारी मदद कर देती। इम्तिहानों में पास करवाने और तुम्हारा कमरा सजाने में भी मेरा ही हाथ था। लेकिन आपका नाम क्या है? मैंने दूसरा सवाल किया तो वो परी पैक कर मुस्कुराते हुए बोली, अंगबीन। मेरा नाम अंगबीन है। वो वाकई अमरत ही थी, जादुई आंखें और उनमें छुपा तिलिस्म। अंगबीन ने उसे अपना हाले दिल कह सुनाया था कि वो उसे अपने दिल में छुपाए बैठी है। ये बात उसके लिए वाकई काबिल मुसरत थी कि एक हसीन और जमील लड़की उसे अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहती है। वो जानता था कि ये हुस्न उसे कहीं और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो उसकी मोहब्बत का भरम रखते हुए उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की हामी भर लेता, मगर एक ख्याल ने उसकी इस उभरती सोच को चकनाचूर कर दिया। क्या वो एक जिनजाती से शादी कर लेगा? इस ख्याल के दिल में आते ही उसके चेहरे पर मौजूद खुशी एकदम गायब हो गई और वो अफसुर्दगी से बोला, देखो अंगबीन, तुम एक निहायत हसीन लड़की हो। हर खूबरू नौजवान के दिल की धड़कन हो सकती हो। अपने लिए तुम्हारे उठने वाले जज्बात को मैं समझ सकता हूँ। मानता हूँ कि प्यार में मजहब, जात और उम्र को नहीं देखा जाता, मगर तुम तो एक गैर इंसानी मखलूक हो ना, जिनकी पैदाइश आग से है। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। अंगबीन को शायद अजीज की ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए वो खामोश हो गई। वो जान चुकी थी कि उसका एक इंसान से मिलाप किसी भी तरह मुमकिन नहीं। वो खामोश थी, मगर अजीज उसके शबनम की तरह गिरते नायाब आंसू देख रहा था। वो शायद इस चोट को सह न सकी थी, मगर फिर न जाने उसके दिमाग में क्या उभरा और वो मुस्कुराने लगी और फिर तवक्कुफ के बाद बोली, अजीज, प्यार पा लेने का नाम नहीं, बल्कि इसकी याद में हर पल तड़पते रहने का नाम है। मुझे इस बात से खुशी हुई कि तुमने मेरी मोहब्बत का भरम रखा। मैं इस मजबूरी को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे खुदाई जुल जलाल की ज़ात पर भरोसा है, वो हमें ज़रूर मिलाएगा। मैं तुमसे मिलती रहूंगी। अब मुझे चलना होगा, बस तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। फिर वो बहते आंसुओं के साथ रात के अंधेरे में गायब हो गई। अजीज भी टूटे दिल के साथ वापस अपने रूम में आ गया। सारी रात उसकी करवटें बदलते गुजरी। उस परी पैकर का चेहरा था कि आंखों से हट ही नहीं रहा था। आज तो जैसे उसका दिल भी बगावत पे उतर आया। वो जितना उसे भूलने की कोशिश करता, वो उसे उतना ही ज्यादा याद आती। इन्हीं ख्यालों और दिल की लड़ाई में उस पर नींद ने हमला कर दिया और वो दुनिया से बेगाना होता चला गया। ख्वाबों में भी सारी रात वही परी पैकर आई। अगली सुबह वो उठा तो एक खुशगवार सुबह उसकी मुंतजिर थी।
उसने हल्का फुल्का नाश्ता किया और कॉलेज की जानिब चल पड़ा। हर लड़का उसकी तरफ हैरत से देखता, और देखता भी क्यों ना, उसने उन सबको पढ़ाई में पीछे जो छोड़ दिया था। हर कोई हैरान था कि एक निखट्टू जिसका काम सिर्फ आवारागर्दी था कैसे ये सब कर गया, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या हकीकत थी इसका इल्म सिर्फ उसी को था। उसने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ली ताकि वो अपने घर हो आए। उसके माँ बाप 3 साल पहले इस दारे फानी को छोड़कर दाई अजल को लब्बैक कह गए थे। उसके बाद उसके चचा ने उसकी कफालत की थी। कुछ साल तक तो उसकी भरपूर निगरानी की गई, लेकिन आखिर कब तक? आखिर उसके साथ बेरुखी बरती जाने लगी। उसकी चची उस पर बहुत सख्ती करती थी। वो उस वक्त 15 साल का था। अपने वालिदैन का प्यार और नाजो नाम याद करके उसकी आंखें सावन की तरह बरसने लगती। उसने मैट्रिक अच्छे नंबरों में पास किया। फिर उसने अपना इरादा जाहिर किया कि वो शहर में अपनी तालीम जारी रखना चाहता है, लेकिन उसके चचा ने उसे साफ इनकार कर दिया कि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसने एक सरकारी कॉलेज में जो कि शहर में था एडमिशन ले लिया। उसके चचा और चची उसे अच्छा नहीं समझते थे, तो क्या हुआ, वो थे तो उसके अपने, इसलिए उसने तमाम नफरतों को बालाए ताक रखकर उनसे मिलने का फैसला करते हुए रख्ते सफर बांध लिया। उसका घर कॉलेज से 3 घंटे की मुसाफत पर था। उसके पास अपनी बाइक थी जो कि उसने कॉलेज से मिलने वाले वजीफे से खरीदी थी। घर में उसका अच्छा खैर मकदम न किया गया। 2 दिन उसने जैसे तैसे गुजारे और फिर वापसी की तैयारी कर ली। वो शाम 7 बजे के करीब घर से निकला। अंधेरा फिजा में अपनी जकड़ पैदा करने की सही में था। हवा में किसी हद तक उनकी थी। वो अपने ख्यालों में गुम ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसे ब्रेक लगाना पड़ी। एक 7-8 साला बच्ची सड़क पर अफसुर्दा खड़ी शायद मदद की मुंतजर थी। रहमदिली के नाते उसे अपनी बाइक रोकना पड़ी। वो जैसे ही स्टैंड लगाकर लड़की के पास आया, 8 मुसल्ला अफराद ने उसे अपनी तहवील में ले लिया, जिन्होंने अपने मुंह पर काले नकाब पहने हुए थे। उसे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि ये सब डाकू हैं और अब उसे लूटने के दर पे हैं, और बच्ची का सड़क पर खड़ा होना राहगीर मुसाफिरों को रोकने के लिए एक ढोंग और चाल है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। वो 8 असलहे से लेस थे, जबकि खुद उसके पास अपने दिफा के लिए एक छड़ी तक न थी। इतने में एक भारी भरकम आदमी गंभीर आवाज में गोया हुआ, जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जो कुछ है आराम से दे दो। अगर जरा भी मुजाहमत करने की कोशिश की तो ये सब कुछ तो हमने वैसे भी ले लेना है, कहीं जान से ना जाओ। अजीज ये आवाज पहचान चुका था। ये उसके गांव के बंदे सुल्तान की आवाज थी, जो कि चौधरी अली शेर का मजारा था। अजीज ने उससे कहा कि तुम सुल्तान ही हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम हमारी असलियत से वाकिफ हो चुके हो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अपने किसी अच्छे काम को याद कर लो बेटा। और ये कहते हुए उसने बंदूक का रुख अजीज की तरफ कर दिया। मौत के खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक दर्दनाक चीख सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने का मंजर देखकर वो हैरत से 2 कदम पीछे हट गया। पूरा ग्रोह खून में लथपथ औंधे मुंह पड़ा था। उनके इस भयानक अंजाम से वो खुद भी लरस गया। सामने वो महाजबी एक अदाए कयामत के साथ मुस्कुराई जा रही थी। यकीनन ये कारनामा भी उसी का मरहूने मिन्नत था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसका शुक्रिया कहता, उसने फिल वक्त घबराते हुए खामोश रहने का इशारा किया और बोली, तुम अभी हॉस्टल चले जाओ, मैं वहीं तुमसे मिलूंगी। अजीज अंगबीन के लहजे से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका लहजा तहकमाना था। एकदम यूं बदल गई जैसे किसी अनदेखे वजूद से डर गई हो। उसने फिलफोर उसे चले जाने का हुक्म सादिर किया और वो ख्यालों वसवसों को दिल में दबाए बाइक के जरिए हॉस्टल चला आया। उसका जहन अभी तक पुराने वाक़े पर अटका हुआ था। सारा मंजर एक फिल्म की तरह उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। आज अगर बर वक्त अंगबीन उसकी मदद को न पहुंचती तो वो कब का इस दुनिया से जा चुका होता। उसने जान बचाकर वाकई उसे खरीद लिया था। दिल में सोई अंगबीन के लिए मोहब्बत का अलावा एक बार फिर भड़क उठा। वो उसके शहर में कैद होता जा रहा था, मगर उसका अंदाज़े बयां उसके नाजुक दिल को जख्मी कर गया था। उसने कमरे में पहुंचकर जैसे ही कमरा लॉक किया, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें जाहिर हो गईं। उसने चारों इतराफ गर्दन घुमाई, मगर कुछ नजर न आया। लेकिन सांसों की गूंज उसे वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा सांप फुनकार रहा हो। उसने कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौजूदगी मुझे डरा देगी? तो इसे अपनी भूल समझो। कायरों की तरह छुपने से कोई फायदा नहीं। अगर हिम्मत है तो रूबरू आओ।
अचानक कमरे में सुनहरी माइल धुआं फैल गया, जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो उसने रुमाल अपनी नाक और मुंह पर रखा, जिसे उसे काफी अफाका मिला। धुआं छटा तो उसकी रूह लरस गई। एक बहुत बड़ा सांप जिसने कमरे का अहाता कर लिया था, उसके सामने फन फैलाए जाहिर हो गया और कहर आलूद नजरों से घूरने लगा। उसकी जिसामत आम सांपों से बहुत बड़ी थी। अजदहे की लंबी जुबान मुसलसल हरकत में थी, जैसे अपने शिकार को दबोचने वाली हो। सांप ने पलटी खाई, हैरत का एक और पहाड़ उसका मुंतजिर था। अब वो एक जिन में तब्दील हो चुका था। उसके सर पर 2 सींग और खौफनाक चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था। तुम ही ने मेरे भाई को मौत का जायका चखाया था ना? तुम ये समझ बैठे कि उसका कोई वली वारिस नहीं? तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं उस वक्त कोकाफ में एक जरूरी चिल्ले में मशगूल था, जिसे तकमील से पहले छोड़ना नामुमकिन था, वरना मैं भी भस्म हो जाता। फिर जब मैंने वहां से फरागत की चादर लपेटी तो मालूम हुआ कि एक आदमजात ने मेरे भाई को मार डाला है। मैं उसी दिन से तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहा, लेकिन रसाई मुमकिन ना हो सकी। फिर अपने इल्म को काम में लाते हुए ये मालूम कर लिया कि तुमने वो सब एक नागिन के लिए किया था जो अब तुम्हारे प्यार में गर्क है। उसे मैंने तुम तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया और तुम्हारा पीछा करते करते आखिर तुम्हें पा लिया। उस वक्त जब तुम डाकुओं की उधड़ी हुई लाशों के पास खड़े थे, मैंने तुम्हें पकड़ना चाहा, मगर उस नागिन ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसी वक्त तुम्हें भगा दिया और यूं मेरा वार खाली गया। अब तुम मेरी दस्तरस में हो, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हें कोकाफ ले जाऊंगा और फिर उम्र भर की गुलामी और मेरा कहर हमेशा के लिए तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। वहां ऐसी सजाएं दूंगा कि मौत भी तुमसे बख्शिश मांगेगी। उसके धमकी आमेज अल्फाज अजीज के आसाब और दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरसने और गूंजने लगे। उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए। अपनी इस कदर बेबसी पर उसके आंसू छलक आए। वो जिन खतरनाक इरादे के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मौत के जबड़ों में आकर उसकी खुराक बनता, खिलाफे तवक्का अंगबीन जाहिर हो गई और उसके सामने दीवार बन गई। खुद अजीज एक तरफ हट गया। दोनों खूनी नजरों से एक दूसरे को घूरने लगे। क्यों बेमौत मरना चाहती है? मेरा भाई भी तेरी वजह से मरा। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि तू हमारे कबीले के सरदार की बेटी है। तेरी इसी खानदानी शराफत की वजह से तेरी गलती से दरगुजर करता हूँ, लेकिन इस हकीर आदमजात को तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सोच अपने घटिया दिमाग में मत ला रोशल। जब तक मेरे फानी जिस्म में सांसों की डोर कायम है, तू इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर दोबारा इसकी तरफ गलत नजर भी डाली तो अच्छा नहीं होगा। अंगबीन का पारा आसमान को छूने लगा। वाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है, मजा आ गया। रोशल तंजन हंसा। तेरी ताकत की हकीकत मेरे सामने चूंटी किसी है। वैसे भी तू एक जिनजाती है और जिनजातियां कभी जिनजातों पर हावी नहीं हुआ करती। उनके दरमियान ये तकरार तूल पकड़ती गई और लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई, जिसमें बरतरी वाकई रोशल की थी। रफ्ता रफ्ता अंगबीन की हिम्मत जवाब देने लगी और वो जख्मों से निठाल हो गई। अजीज बुत बना खड़ा रहा। उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर अंगबीन की कोई मदद करता। आखिर वो गिर गई। रोशल जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं जानता हूं कि इसने मेरे साथ लड़ाई की हमाकत फकत तेरी वजह से की है। ये कहकर वो जिन धुआं बनकर गायब हो गया। हवास बहाल करके अजीज जमीन पर गिरी अंगबीन को उठाने लगा। उसके छूते ही अंगबीन ने अपनी आंखें खोल दी। अजीज, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने जो एहसान मुझ पर किया था, उस एहसान को मेरी मोहब्बत ने अंजाम पर पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हारी बाहों में, अपने महबूब की बाहों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। मेरी मोहब्बत सच्ची थी अजीज। हमारा मिलन जमीन पर मुमकिन ना हुआ, मगर ये मोहब्बत की मेराज नहीं तो और क्या है। मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। ये कहकर अंगबीन ने जान दे दी। अजीज की आंखों से उस नादीदा मोहब्बत पर आंसू रवा थे। अचानक से सब कुछ वीरान वीरान सा लगने लगा। यूं महसूस होता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो और बस जिस्म के पिंजरे से अंगबीन के साथ ही रूह परवास कर गई हो। कुछ देर बाद अंगबीन भी धुएं में तहलील हो गई। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। अब अजीज की वो अल्लाह की तरफ से दी गई गैबी इमदाद जो हर पल उसके साथ रहती थी, उससे दूर हो गई। आंसुओं से जल थल आंखें लिए जाने कब उसकी आंख लग गई।
صبح صادق اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور جب سلام پھیرا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے بستر پر چمک رہی تھی۔ اس نے دعا سے فارغ ہو کر بستر پر آ کر دیکھا، حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیل کے رہ گئیں۔ وہ ہیرا جو انگبین نے بتایا تھا کہ ان کی بادشاہت کی علامت بھی تھا، اس کے بستر پر جگمگا رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی انگبین اپنی اس نشانی کے ساتھ اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد کی داستان طویل ہے، مگر مختصراً کہانی یہ ہے کہ عزیز کے ہاتھ میں جس دن سے انگبین کی یہ نشانی آئی، ناکامی لفظ زندگی سے نکل گیا۔ آج اس کی عمر 55 برس ہے، اس کے 5 بچے ہیں اور ایک خوبصورت بیوی ہے جو انگبین سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا نام مہاجبین ہے۔ اس کی خوش بختی کی علامت اس کی انگبین کا دیا گیا وہ تحفہ، وہ نشانی ہے جو وہ بہت حفاظت سے رکھتا ہے، اور آج بھی اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انگبین اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ کو بھلے یقین آئے یا نہ آئے، لیکن آج بھی اس دنیا میں آتش اور خاک کی محبت زندہ ہے۔